नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज नेशन। अभी ममता बनर्जी ने कुरान, गीता, बाइबल के बारे में कहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस जुमा खुतबे में भी वो कहेंगे, वो इमाम साहब ये कहेंगे कि आप लोग अपना वोट संभल के दीजिएगा, गीता, बाइबल, कुरान के खतरे में है। हम उम्मीद करते हुए कहेंगे वो। मैं वो कह रहा था, हम शुरू से कहते हैं कि हमारे पास इमाम है, मौलाना है, हर कोई है जो हमें बताएगा कि हमें नमाज कैसे पढ़ना है, कुरान कैसे पढ़ना है, तरावी कैसे पढ़ना है। इसके लिए मोहम्मद सलीम, ममता बनर्जी और मोदी की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लोग जानते हैं, क्योंकि इनको तो अदानी अंबानी का खजाना भरना है, इनको तो गोइंका का खजाना भरना है। तो आवाम को गुमराह कैसे किया जाए? आवाम को गुमराह किया जाएगा भाइयों। राम मंदिर कैसे नहीं बनना चाहिए, राम मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन बन गया। बाबरी मस्जिद टूट शहीद हो गया, ज्ञान बापी का मसला उठा दिया आपके सामने। अब आप ये कैसे पूछेगा? आप तो देख रहे हैं कि भाई गुजरात में, अहमदाबाद में, राजस्थान में जो लोग किसानों को जान से मार दे रहे हैं, उनको जला दे रहे हैं, मुसलमान के नाम पे मजदूर को मार दिया ना। और जब वो जेल से बाहर आया तो उसे फूलों का माला पहनाया गया। ये किस लिए? आपको डराया जा रहा है कि देखो खतरा है हिंदुओं से मुसलमानों को, मुसलमानों से हिंदुस्तान का, मुसलमानों से हिंदुओं को। हमको समझ में नहीं आता कि आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद तक जब बायां मुहाज के लोग, जब लेफ्टिस्ट लोग, जब कांग्रेस लोग, जब हिंदू मुसलमान मिलकर आजादी की लड़ाई लड़के इस मुल्क को आजाद कर रहे हैं, उस वक्त हिंदू मुसलमान एक था। आज आजादी के 70 साल बाद जब हिंदू मुसलमान हर कोई कामयाब है, पढ़ा लिखा है, बच्चों को खा पी रहा है, वो एक दूसरे से खतरे में कैसे आ गया? वो एक दूसरे से खतरे में नहीं है, यकीनन नहीं है। ये सिर्फ हमको और आपको दीदी और मोदी जैसे लोग बहका रहे हैं। दीदी कहती है कि हम सीए एनआरसी के खिलाफ है। अभी हमारे पीछे हमारे कॉमरेड भाई बोल रहे थे, उससे मैं और नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें एक चीज मैं ऐड कर दे रहा हूं। अभिषेक बनर्जी ने भी कहा ना कुछ दिन पहले कि सीए से हमको दिक्कत नहीं है। जैसे दीदी ने कहा था ना दीदी ने कि आरएसएस से हमको दिक्कत नहीं है। आरएसएस तो खूब भालो पार्टी, और आरएसएस के मोहन भागवत ने भी दीदी को कहा था ना कि बंगाल की दुर्गा। आप जोड़िए इन चीजों को कि अभिषेक जो कह रहे हैं सीए से हमको दिक्कत नहीं है, मतलब दुनिया के कहीं कोने से हिंदू आए, अभिषेक को दिक्कत नहीं है। सिख आए, अभिषेक बनर्जी को दिक्कत नहीं है। बौद्ध मजहब का मानने वाला है, अभिषेक बनर्जी को दिक्कत नहीं है। मुसलमान आए, अभिषेक बनर्जी को दिक्कत है। ये हम तो नहीं कह रहे हैं, ये अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि सीए से हमको दिक्कत है। सीए कानून तो वही कहता है। ये अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि हमको एनआरसी से दिक्कत है। तो अभी हमारे कांग्रेस साथी कह रहे थे कि वहां पे राजरहाट में इतना बड़ा कैंप किस लिए बनाया गया है? हम पूछते हैं डिटेंशन, हम पूछते हैं कि हम और आप तो सब बिहारी के रहने वाले, यहाँ ज्यादातर लोग है ना बिहार के, हमने क्या देख लीजिए लड़की के ब्याह करने के बाद खानदान कैसा है, खर खानदान कैसा है, इसके बाद कैसे, सब देखते हैं ना हम लोग। हमको जब गाँव जाएंगे देख रहे कि नाली में पानी आओ, कि ना अगर नाली में पानी आओ देखकर मतलब खानदानी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आप लोग जब वोट डालिएगा ये नहीं देखिएगा कि ममता बनर्जी इससे पहले किसके साथ थी, ममता बनर्जी किसके सरकार में मिनिस्टर थी, ममता बनर्जी किसको बजा के बोली थी नागपुर में कि आरएसएस के लोग आप लोग मेरे साथ आइए ताकि हम सीपीएम को बंगाल से उठा के फेंक दे। आप वो नहीं देखिएगा कि ममता बनर्जी का जो इतिहास है वो आरएसएस और बीजेपी से मिला हुआ है। एक बगैर आरएसएस बीजेपी कुछ भी नहीं कर सकती है। जहां गवर्नर से लड़ाई कर रही थी, नीरज कुश्ती कर रही थी कि हम गवर्नर को नहीं मानते, हम गवर्नर को नहीं जानते, और वहां चाय पर चर्चा करके उसको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया ममता बनर्जी ने। तो हम पूछते हैं कि गुजरात हादसे के बाद जब वो कातिल, उस कातिल का पूरा हिंदुस्तान बाइकाट कर रहा था, तब ममता बनर्जी ने फूलों का गुलदस्ता भेज के उनको साइड चूक किया था, क्योंकि ममता बनर्जी को ये जताना था कि पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे खिलाफ है लेकिन हम तुम्हारे साथ है। तो वार्ड नंबर 44 में केलावान के आज स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग कांग्रेस एलाइज इंडिया गठबंधन लेफ्ट का हो रहा है। यहाँ पर आपको उपस्थित पाया, आप लोग क्या आशा करते हैं कि आप अपने कैंडिडेट पति भट्टाचार्य को कहाँ तक पहुँचाइएगा? देखिए, आशा तो हर बार से इस बार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ओवरऑल आप कहीं भी देख लीजिए, कैंपेनिंग देखिए, पूरे पश्चिम बंगाल में देखिए कि बायां मुहाज 2011 में सरकार से हटने के बाद, हारने के बाद जो उनका पब्लिक गैदरिंग था
और आज 2024 में जो पब्लिक गैदरिंग हो रहा है कांग्रेस और बायां मोहज हाथ मिलाने के बाद में, इसको जो एक आवाम है, जो आदमी इतने दिन तक कंफ्यूज था, उनके पास में दो ही रास्ता था बंगाल में, एक टीएमसी था और एक बीजेपी था। उन लोग जो है कंफ्यूज है और उन लोग सोचने पे अब आ गए हैं कि नहीं, बंगाल में थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास में है। और ये थर्ड ऑप्शन को जिस तरह से पब्लिक सराहना दे रही है, ये आप लोग इसका आई विटनेस है कि जहाँ जहाँ लेफ्ट फ्रंट का, जहाँ जहाँ CPIM का, जहाँ जहाँ कांग्रेस का मिचिल हो रहा, लोग अपने आप भागे हुए आ रहे हैं। आज इतने सारे वार्ड में हम लोग देख रहे हैं कि हज़ारों के तादाद में, सैकड़ों के तादाद में कांग्रेस की जो वर्कर हैं या टीएमसी के जो पुराने वर्कर हैं, इन लोग आकर के दोबारा कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। क्या ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होगा? बेशक होगी, आप मेरी बात को मार्क करके रखिए, बेशक होगी। और लोगों से हम एक ही चीज़ कहना मांग रहे हैं कि देखिए, ये इलेक्शन जो है ना, ये कोई आपका पंचायत का इलेक्शन नहीं है, ये कोई क्या नाम है, काउंसिलर का इलेक्शन नहीं है, ये MLA का इलेक्शन नहीं है, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है। और दिल्ली की लड़ाई सिर्फ दो पार्टी के बीच में है, एक कांग्रेस और एक आपका बीजेपी, राहुल वर्सेस बीजेपी। राहुल वोटर्स को क्या बात देना चाह रहे हैं? न्यू वोटर्स को ये देखना है कि भाई आप अपना पहले ये देखिए, आप अपने आगे वाले जो जनरेशन के लोग हैं उनको देखिए, और आपके सामने में एक पूरा इंडिया अभी आपका एक फ्यूचर सामने में आ रहा है। राहुल गांधी चूँकि यंग है, उनका मेन फोकस है यंग वोटर्स की तरफ में, ठीक है। और बीजेपी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से जितना वादा है और जो उनका कला है लोगों को जो है माइंड वॉश करने का, ब्रेन वॉश करने का, इसी के बल पे जो है लोग जो है बस हिंदू मुस्लिम ये करते हुए आ रहे हैं। बंगाल का अब हाल आप देख लीजिए। और इस बार आपसे हम ये वादा कर रहे हैं कि इस बार देखिएगा कि हर एरिया में बहुत सारे हिडन वोटर हैं जो अपने आप को जाहिर नहीं कर रहे हैं कि हम किसको वोट देंगे। टीएमसी के बहुत सारे हर वार्ड में आप देखिएगा, 144 वार्ड है कलकत्ता कॉर्पोरेशन के अंदर में, 144 वार्ड में देखिएगा, हर वार्ड में पिछले बार का काउंटिंग निकालिएगा, इस बार निकालिएगा। वो लोग भीड़ में खड़े हो रहे हैं, मिचिल में जा रहे हैं टीएमसी का, लेकिन अंदर में उनका दिल में अरमान है कि नहीं, इस बार हमको कांग्रेस को सपोर्ट करना है। क्या नाम होगा सर आपका? करप्शन से रिलेटेड भी आपको बता दे रहे, बंगाल का आप गवर्नमेंट का देख लीजिए कि करप्शन के मामले में आप देख लीजिए, ये नंबर 1 है। 34 साल में आप मैं अपना बात ख़त्म करें, एक सेकंड, एक मिनट का हमको वक्त दीजिएगा। 34 साल में ये चीज़ कम से कम नहीं था कि आज 34 साल में एक बार भी एक बीजेपी का झंडा सड़क पे नज़र नहीं आता था। कभी 34 साल में कभी आपका रामनवमी का लेकर के कभी दंगा नहीं हुआ, और हर साल रामनवमी का दंगा हो रहा है यहाँ पे। कहाँ गया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन? इनका पॉलिसी यही है कि तुम हमको गाली दो, हम तुमको गाली दें। आप बीजेपी को गाली दीजिए, वो आपको टीएमसी को गाली देंगे। हाथ मिला करके अंडर द टेबल आप अपना काम करिए। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम हुआ मोहम्मद ताजुद्दीन, हम चौरंगी एरिया कमेटी के मेंबर हैं, पार्टी मेंबर हैं। दीदी, आज की तेलंगाना स्टेट कोऑर्डिनेटर मीटिंग में कांग्रेस एलाइज CPM इन फेवर ऑफ द প্রতি ভট্টাচার্য, আপনি ভোটারদেরকে কি বার্তা দিতে চাইছেন? আমি ভোটারকে এটাই বলবো যে এতদিন ধরে আপনারা যাকে যাকে ভোট দিয়েছেন, যাকে মানে কি গুরুত্বভাবে মানে কি ভরসা করেছেন দিদিকে, আজকে দিদি কি করলো আমাদেরকে? হ্যাঁ, পুরো রাস্তায় নিয়ে চলে এসেছে। সেই জন্য চাইছি যে দাদা আমাদের নেমেছে, প্রদীপ ভট্টাচার্য, উনি হচ্ছেন প্রফেসর, ওনার জীবনে একটাও কোনো দাগ নেই, উনি হচ্ছেন প্রফেসর। সেই জন্য আমি চাইছি এখান থেকে পুরো ভোটটা যেন দাদাকে পড়ে, আর ভালো লোককে উনি নিয়ে সবাই মিলে নিয়ে আসি দাদাকে। 44-এ এইটাই আমাদের দিশা যে দাদার মতন লোক আমাদেরকে দরকার, আর আমাদের চোরটাকে দরকার নেই কো। কেন অনেক করেছি আমরা দিদির জন্য, কিন্তু দিদি আজকে আমাদেরকে পুরো পথে বসিয়ে দিয়েছে। থ্যাংক ইউ। কি নাম হলো? আমার নাম হচ্ছে মামুনি হাজরা। পার্টিতে কি পোস্টে আছে? আমি এখন কোনো পোস্টে নেই কো, ঠিক আছে। हर वक्त देखा जाता है इंडिया अलायंस में टीएमसी है। अब मैं बार बार बोलता हूँ कि दिल्ली में जोट है और यहाँ पर कांग्रेस को चोट है। क्या बताइएगा? भाई देखिए, दीदी और मोदी ये जो है, जो अंदर से हाथ मिलाए हुए हैं दोनों, आवाम को बेवकूफ़, पश्चिम बंगाल के आवाम को बेवकूफ़ बनाने का ही काम कर रहे हैं। मोदी जी हिंदुस्तान के आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, दीदी पश्चिम बंगाल के लोग को बेवकूफ़ बना रही है। कारण आप देखिएगा कि जब हिंदुस्तान का इंडियन अलायंस दिल्ली में बना, सबसे पहले नाम ये आया कि यहाँ पे बहुत सारे नेता बोलते हैं इंडियन अलायंस को बनाने में दीदी का हाथ है। आज दीदी ही बाहर है, क्यों? ये सवाल आवाम नहीं करेगी? आज 42 के 42 सीट पे टीएमसी लड़ रही है, और जहाँ जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट
लड़ रहे हैं वहाँ पे अपने कमज़ोर नुमाइंदा को क्यों दिया गया है? एक्चुअली में आप देखिएगा 42 सीट पे जो लड़ रही हैं वो कांग्रेस और सीपीएम के जो अलायंस कांग्रेस है उन लोगों के कैंडिडेट को हराने की प्लानिंग बीजेपी और टीएमसी दीदी कर रही है। हम लोग को पश्चिम बंगाल के आवाम को हम ये पैगाम देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मोदी और दीदी के जो बनाए हुए जो उनके सूबे हैं उनको कामयाब नहीं होने देना है। लोग आपका खुद भाई दोस्त रिश्तेदार बन के आएंगे और आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। आप एक ही चीज़ को ख्याल रखिएगा कि दीदी अगर चाहती पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक सीट भी नहीं मिलता, अगर टीएमसी कांग्रेस और सीपीएम के साथ मिल के अलायंस अगर इंडिया अलायंस के अंदर रह के अगर ये लड़ाई लड़ी होती इलेक्शन का तो इतिहास ये गवाह होता। आप लोग आने वाले रिज़ल्ट पे देखते कि पश्चिम बंगाल में एक भी बीजेपी को सीट नहीं होता है। लेकिन ये जो ख़तरनाक प्लानिंग मोदी और दीदी ने किया है पश्चिम बंगाल को और फिरका परस्ती की तरफ ले जाने की कोशिश, माइनॉरिटी को और डराने की कोशिश और बंगाल को और क्या बोलते हैं नुकसान करने की कोशिश कर रही है, वो आपकी नहीं है। आपकी मुख्यमंत्री है लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो बंगाल के इतिहास का एक काला दाग बनेगी आने वाले दिन में। इसी कांग्रेस अलायंस सीपीएम यानी कि इंडिया गठबंधन बंगाल से कितना सीट स्कोर करेगा? कम से कम 25 सीट हम लोग टारगेट किए हैं कि बंगाल में हम लोग कांग्रेस और सीपीएम मिलकर 25 सीट का हमारा टारगेट है। अगर दीदी अगर इस चीज़ को समझी होती तो 42 के 42 सीट इंडियन गठबंधन का होता है, इंडिया गठबंधन का होता है। लेकिन हम लोग फिर भी 25 सीट पे हम लोग उम्मीद रखे हैं। आने वाला रिजल्ट आपको बताएगा कि हम लोग कहाँ पे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अशरफ बाबा भाई। पार्टी में क्या? पार्टी का एरिया कमेटी मेंबर है हम। जो वार्ड 44 में कांग्रेस अलायंस लेफ्ट का स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग हो रहा है, इससे 44 बोलिए। हाँ ठीक। इससे वार्ड नंबर 44 के वोटर्स को क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग वोटरों से अपील करेंगे कि वोट देने के वक्त कम से कम इतना सोचें और इसका ख्याल रखें कि हमारा वोट जो है वो बेकार नहीं जाए और ऐसे आदमी को वोट दें जो कम से कम जीत के हमारी बात को संसद तक पहुंचा सके। गरीबी, महंगाई, ये सारी चीज़ें हैं, तो कम से कम जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य, इनको हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि कम से कम जब जीतेंगे तो उसी पार्टी में रहेंगे, वही रहेंगे और हमारी पार्टी के बात को उठाकर संसद में रखेंगे। वहाँ लड़ाई जो है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, तालिबानों के लिए, मजदूरों के लिए, ये लड़ाई लड़े, हम लोग यही चाहते हैं। लोग बड़ा कंफ्यूज है, लोग बीजेपी के खिलाफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन अब किसके साथ जाना चाह रहे हैं? टीएमसी के साथ जाए ना आपके साथ जाए? उनका इस कंफ्यूजन को ज़रा दूर कीजिए। नहीं, टीएमसी और बीजेपी में तो कोई फ़र्क नहीं है। ये तो लोगों को समझना पड़ेगा ना कि दोनों तो राम रहीम की राजनीति है, एक राम राम एक रहीम रहीम। तो ये दोनों में से चुन लेना पड़ेगा कि फ़िरका परस्ती की राजनीति नहीं करनी है। हमको सीधा सीधी भारत के संविधान का, भारत का जमहूरियत का, भारत की एकता अखंडता को जो बचाना है उसके लिए हमको जाना पड़ेगा और उसके लिए सही कैंडिडेट प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य है। लेकिन दीदी तो कह रही है कि बाहर से हम सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, इंडिया गठबंधन को। नहीं, वो तो वाली बात, जहाँ मामला हुआ था वहाँ वो अलग है। नहीं, दीदी तो वो वाला बात है कि गुड़ खाएंगे गुलगुल्ला नहीं खाएंगे, ठीक है ना। गुड़ खाएंगे गुलगुल्ला नहीं, तो इंडिया लाइन से ही हट गई थी। फिर अभी जब लगा है कि मोदी की सरकार चली जाएगी तो फिर इनको इंडिया अलायंस का जो है ख्याल पड़ गया है। और जैसे मोदी जी जैसे बात करते हैं वैसे इनका भी बात है, तानाशाही दोनों का बराबर है, कहीं गलत नहीं है। अभी तो दीदी ने कुछ दिन पहले कह दिया कि वो रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल सब ख़त्म हो जाएगा लेकिन हमारी तरक्की जारी रहेगी। इसका मतलब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी लेकिन ममता बनर्जी रहेंगी, यही बोलने का मतलब है। तो तानाशाही तो उनकी है, दोनों पार्टियों में कहीं फ़र्क नहीं, दोनों का एक ही काम है। तो प्रदीप भट्टाचार्य का अगर आपके मुताबिक लीड कर रहे हैं तो मार्जिन क्या होगा? नहीं, ये मार्जिन का कोई कंफर्म तो नहीं बता सकता। हम लोग तो मोदी जी नहीं है कि 400 पार बोल देंगे।
हमको वोटरों पे यकीन है कि जो लोग तापस राय या सुदीप बंदोपाध्याय को अब तक देखते आए हैं वो अब वो गलती नहीं करेंगे और कम से कम ऐसे आदमी को वोट देंगे कि जीत के भी उसी पार्टी में कम से कम रहे। और लोगों ने अगर कांग्रेस को वोट दिया है तो कांग्रेस का ही प्रतिनिधि बनकर रहे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? सिकंदर आजम। पार्टी डिजिग्नेशन? मैं CPIM एरिया कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। थैंक यू। चौरंगी। ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी ने कहा है कि कुरान ख़त्म हो जाएगा, वेद ख़त्म हो जाएगा, बाइबल ख़त्म हो जाएगी। इस बयान को किस नज़रिए से देखिए, ये फ़िरौनियत हमेशा ख़त्म हुई है, ठीक है ना। किसी के कहने से अगर कुरान ख़त्म हो जाता तो इनके पास तो कोई मुरब्बे की ताकत नहीं है। सिर्फ वेस्ट बंगाल एक छोटा सा हिस्सा है, समझे ना। लोगों के पास तो कितने ही मुरब्बे से मुराद कितने माइल्स का सरकार था, वो तमाम उखड़ गए। आप देखिए मिस्र कितना बड़ा मुल्क था, एक मुल्क, उसने खुदाई दावा किया था, वहाँ का फ़िरौन, वहाँ का बादशाह, वो तबाह हो गया। नमरूद क्या था, वो तबाह हो गया। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, मुंह से निकल गया, बोल दिया, मगर उनको माफ़ी मांगना चाहिए। उन्होंने माफ़ी मांगा है। मैं चाहता हूँ पेपर के दलाल लोग माफ़ी नहीं लिखे, माफ़ी वो फिज़िकली आए और तमाम के सामने आके माफ़ी मांगे। ये होता माफ़ीनामा। गुनाह आपने सीना चौड़ा करके किया और माफ़ी आप छुप के करिएगा, ये कौन सा फ़लसफ़ा है यार? आप बताइए, आपसे अगर गलती हो आपने माफ़ी मांगना, आप बुलाइए कि हमसे गलती हुआ, स्लिप ऑफ टंग है, मेरे से गलती हुई, एक्सेप्ट करेंगे हम माफ़ी का। हम मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और हम मजहबी लोग तमाम मजहब यही बोलता है, माफ़ करना बड़ा अपन है, मारने से बड़ा माफ़ करना है, तो माफ़ करेंगे लोग। इलेक्शन कैंपेन अब आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। जी। दिग्गज सभी मैदान में उतर रहे हैं, ममता बनर्जी खुद उतर रही मैदान में। क्या कौन से शक्ल लेके उतरेगी? कुरान ख़त्म करेंगी, नौज़बिल्लाह। वो नहीं, इंडिया अलायंस की तरफ से कोई बड़ा प्रोग्राम सुनिए ना, हम लोग बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला। कल इंशाल्लाह 5 बजे आप तमाम को बुलाऊंगा और आप तमाम के सामने हमारे तमाम मेंबरान बैठेंगे, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़ा नेतागण बैठेंगे, आप तमाम से मुखातिब होंगे, आप तमाम को कल ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। अधीर चौधरी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से आगाह कर दिया और सरेआम बोल दिया। नहीं, आप गलत मिसल है। देखिए ना, दिल्ली, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। दिल्ली हमेशा डिसाइड करती है, वो प्रेसिडेंट है ऑल ओवर इंडिया के, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि हम डिसाइड करेंगे, इसमें क्या नाराज़गी की बात है। उन्होंने वो जिसको रहना रहे, नहीं रहना चले। उन्होंने बोला ममता बनर्जी को नहीं रहना रही है, नहीं रहना चले जाइए, ये बात हुआ। आप लोग उसको मैनिपुलेट करके कैसे दिखा रहे नहीं पता। उन्होंने बोला मेरा हीरो है, मेरा सोल्जर है, वो आप लोग को नहीं दिखा। आप लोगों को नहीं दिखा रहे। ANI में दिया अभी, बोला मेरा सोल्जर है, मेरा हीरो है, वो बात दिखाइए। उसके एक दिन बाद तो बोला, अगर दिल में कुछ होता तो नहीं दिखाते, नहीं बोलते। वो आज कल भी अधीर रंजन चौधरी हीरो था, आज भी अधीर रंजन चौधरी हीरो है, और इंशाल्लाह 1 जून के बाद मनस्ती लेके चौधरी हीरो रहेगा इंशाल्लाह। साहब, अगर प्रदीप भट्टाचार्य जी जीतते हैं, अगर क्या जीतेंगे इंशाल्लाह। हाँ, नॉर्थ कोलकाता के वासियों के लिए किन किन काम में मेन फोकस रहेगा? मैंने उनसे एक बहस की थी। हमने दादा क्या करिएगा आप अकलियत के लिए? बोले जाहिद हमको 5 करोड़ मिलता है, तुम हमको बोलेगा आप एक टीम बनाना, मैं आपको इतना रकम उठा के इन अकलियत के खर्चे पे दूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारी पे कुछ लिया हूँ। अधीर चौधरी हो, सुदीप बंदोपाध्याय हो, चाहे प्रदीप भट्टाचार्य हो, चाहे शारा हलीम साहिबा हो, वो आके यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ के जिम्मेदार लोग जाके बोलेंगे। ये समाज है, एक आदमी पूरे दुनिया को नहीं, हम बड़ाई से नहीं देख सकते। हमने एक जिम्मेदारी ली है अकलियत के लिए। क्यों सर झुकता है पाँव की तरफ, तो हम अपने तरफ झुकेंगे, नॉर्मल सा बात है, ये सच्चाई है। मैं इंशाल्लाह उनसे एक हिस्सा लेके अपने अकलियत पे खर्चा करूँगा। TMC का जो लक्ष्मी भंडार का जो स्कीम है वो औरतों में बहुत पॉपुलर है, वो वोट को भी अट्रैक्ट करता है। देखिए ना, आपकी बात देखिए ना, पैसा कांग्रेस का क्या स्कीम है? सुनते कांग्रेस सुने कांग्रेस का स्कीम क्या है? इनका 1000 से पहले देते थे 500, फिर उन्होंने अनकरीब आके 1000 कर दिया। कांग्रेस ने तो ये नहीं कहा कि मैं ले दूंगा 500, फिर दूंगा 1000, फिर दूंगा 2000, फिर दूंगा 5000, नहीं ना। कांग्रेस ने बोला आपका हक है 8500, धकाधक 8500 मिलेगा। कितना मिलेगा? और आप बोलिए कैसे करेगा? सवाल है ना। बहुत से आदमी बोला नहीं कर पाएगा। कहा 1600 करोड़ अमीरों का माफ़ हो सकता है, अंबानी का, अडानी का। 1600 करोड़ गरीब में हम नहीं बांट सकते हैं, उसका माफ़ हो सकता है, गरीब को मिल नहीं सकता है। कांग्रेस उसकी छीन के गरीब को देगा, रॉबिन हुड की तरह काम करेगा। ज़ैद अनवर साहब, कोलकाता में तो आप कैंपेन कर रहे हैं, साथ ही आप मुख्तलिफ ज़िलों का भी दौरा कर रहे हैं, बहुत से इलाके में जा रहे हैं। 4 जून को क्या नज़र आ रहा है आपको?
क्या? 4 जून को एक आदमी ज़रूर मायूस होकर बैठेगा कि मैंने गलती की थी, मैंने गठबंधन में नहीं रहा। यकीनन ये बात करेगा, क्यों माहौल बदल चुका है। खुल के बोले कौन होगा? आप देखिएगा ना, मंजर आम पे आएगा। मैंने चाहता हूँ अभी से थोड़ा आस्ते आस्ते करीब जाइए ना। हर पिंडारा बॉक्स अभी थोड़ा खुलता है, टाइम से खुलता है। अभी 2 मीटिंग और उसमें बताया जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या हुआ? ओ कलाम भाई, आज वार्ड नंबर 44 केलाबाग में कांग्रेस अलाइंस लेफ्ट का जो यहाँ मीटिंग हो रहा है, कॉर्नर स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग, इससे यहाँ के लोगों को क्या वार्ता देना चाह रहे हैं, और खासकर ये हमारे चैनल के माध्यम के सभी जगह ये मैसेज जाएगा, क्या देना चाह रहे हैं आप मैसेज? देखिए, ये जो वोट हो रहा है इस बार, दीगर जो वोट होता था, इस बार का जो वोट का है कमीशन है वो अद्भुत तो है। ये मुल्क की बात है, मुल्क का संविधान बचाने का बात है। मुल्क में गरीबी, मजदूरी, मजदूर क्लास का आदमी, किसान, शिक्षा, चिकित्सा की बात है। हम लोग ने वोट अगर कांग्रेस से किया है तो मुल्क को भलाई के लिए किया, मुल्क को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए किया है। और हमारा जहाँ तक सवाल है कि 70% जो आदमी है, गरीब आदमी, रोज़ को कीन के खाता है, वो आसमान छू रहा है महंगाई। इसके खिलाफ वामफ्रंट और कांग्रेस को वोट देना पश्चिम बंगाल में, और कांग्रेस का लाना बहुत ज़रूरी है। इंडिया अलायंस में तो दीदी है, फिर आप दिल्ली में आप जोट है, यहाँ पर आप लोगों के अंदर चोट है, नहीं ऐसा कंफ्यूज है। देखिए, दीदी तो बोलती थी कि सीए के खिलाफ हम हैं, सब जगह बोल रही है सीए लागू होने नहीं देंगे, लेकिन जब सीए का वोट देने का बात आया तो दीदी वहाँ से भाग गई। वो धन्यकर जो यहाँ का गवर्नर थे, उपराष्ट्रपति बने हुए हैं, तो उनके भी खिलाफ थी, लेकिन जब वोट देने का बारी आया तो उनके साथ जाकर दार्जिलिंग में मीटिंग कर ली। तो दीदी का कोई भरोसा नहीं है, दीदी कहीं घर बनाई नहीं है और घर बसाई नहीं है, तो दीदी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या बोलेगी कहेगी, वो दीदी का मसला है। हम लोग कोई मसला नहीं, हम लोग अपना वामफ्रंट कांग्रेस का बात कर रहे हैं, जो जोट है उसकी बात कर रहे हैं। दीदी कब क्या बोलती है, जैसा हवा देखते हुए, तो कांग्रेस से बीजेपी में गई, फिर बीजेपी से कांग्रेस में आई, फिर कांग्रेस होकर किसी का घर बसाई नहीं है, तो क्या करेगी? उसका तो यही ठीक है उसका। तो आप लोग क्या आशा करते हैं, कांग्रेस बंगाल में कितना सीट, क्या इंडिया गठबंधन कितना सीट कर पाएगा बंगाल में? हम लोग तो ये नहीं कह सकते हैं कि हम लोग 22 सीट जीत लेंगे कि 50 सीट जीत लेंगे। हम लोग गरीब, मजदूर, मेहनत कर से अपील कर रहे हैं कि अगर आपके लिए कोई आवाज़ उठाएगा तो ये जोट उठाएगा, वामपंथी लोग उठाएगा, कांग्रेस उठाएगा, और यही पार्टी है कि हिंदुस्तान को संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। नाम क्या हुआ सर आपका? अमिर सिराज, अकबर यूनियन सेक्रेटरी, बड़ा बाजार। थैंक यू দাদা। নর্থ ক্যালকাটাতে যা ইলেকশন হচ্ছে, কংগ্রেস অ্যালায়েন্স সিপিএম সরাসরি কার সাথে কন্টেস্ট করছেন আপনারা, टीएमसी ना बीजेपी? देखिए, हम लोगों का कॉन्टेस्ट तो अभी जो नॉर्थ कैलकाटा में है, यहाँ 3 उम्मीदवार हैं। बीजेपी के तापस राय, टीएमसी के 5 बार के सुदीप बंदोपाध्याय, और हमारे लेफ्ट फ्रंट सपोर्टेड प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य। लेकिन हम आपको बता दें, जिस तरह 5 टर्म में जो अभी मौजूदा एमपी हैं सुदीप बंदोपाध्याय, उनका जो काम है बिल्कुल अपने हलके में नील है, नील बटा नील हम बोल सकते हैं। इसलिए अभी यहाँ जो नॉर्थ कैलकाटा में लोगों का जो रुझान है, जो कॉन्सेप्ट है, वो चेंज हो गया है, इस वजह से कि एक अच्छा कैंडिडेट उनको मिल गया है प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य के शक्ल में, और अच्छी पार्टी कांग्रेस आई, लेफ्ट फ्रंट की सपोर्टेड इंडिया जोट का ये उम्मीदवार है। इसलिए लोगों का पूरा रुझान अभी जो है प्रदीप भट्टाचार्य की तरफ है। और हमारे सुदीप बंदोपाध्याय जी जो अपना काम किए इतने दिनों में, उसकी वजह से ये तीसरे नंबर पे चले गए हैं। अब हम लोगों का जो यहाँ फाइट है डायरेक्ट बीजेपी के साथ है, हमको बीजेपी को हराना है। और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार लेफ्ट फ्रंट सपोर्टेड प्रदीप भट्टाचार्य, प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य को हम लोगों को यहाँ कामयाब करना है। और पब्लिक भी यही चाहती है, नॉर्थ कलकत्ता की इस दफ़ा चेंज चाहती है। इस दफ़ा हमारे लेफ्ट फ्रंट के सपोर्टेड जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस आई के प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य, उनको ये लोग कामयाब करने के लिए अपना माइंड बना चुके हैं, प्रिपेयर कर चुके हैं। कितना मार्जिन से लीड कीजिएगा? एक्यूरेट मार्जिन तो अभी जब डब्बा खुलेगा उससे पहले बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मिनिमम हम लोग
आपको उम्मीद है कि 50 से 60 हज़ार वोट से हम लोग कामयाब होंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम शहाब अनवर खान है, डिजिग्नेशन पार्टी CPIM। पीएम जो भी उतरे उससे क्या होगा? हम तो पहले ही कहे कि आदर्श की राजनीति हम लोग करते हैं और आदर्श नीति सिद्धांत का राजनीति करते हैं। उसमें पीएम सीएम जो भी आए हम लोग हार जीत से थोड़ी डरने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी देश को आज़ाद की, हम लोग सीएम उतरे पीएम उतरे, हम लोग राजनीति में हैं, रास्ते में हैं, रोड पे हैं, रोड फाइट हम लोग का चलता रहेगा। दावा कर रहे हैं कि पिछले वर्ष से ज़्यादा वोट उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। अभी वो इसके बावजूद क्या सोच रहे हैं? हम तो ये सोच रहे हैं कि उनका जमानत जब्त हो रहा है इस बार। इस चुनाव में सुदीप बंदोपाध्याय का जमानत जब्त हो रहा है। ये बात आप लिख लीजिए, इस बात को आप लोग, कि इस चुनाव में उनका जमानत जब्त हो रहा है। उस बुरी तरह से हार रहे हो। उनका सेवा क्या है? किस वार्ड में किस लड़के को नौकरी मिला है? एक वार्ड ऐसा बताइए जहाँ 2-2 लड़का को नौकरी मिला हो। उनकी पत्नी MLA है, वो सांसद हैं और कई बार सांसद रहे, कई बार विधायक रहे। उनका सरकार है, उनका बोर्ड है, वो कॉर्पोरेशन में बोर्ड उनका है, सरकार उनका है। एक लड़का का नौकरी लगा हो वार्ड में, बताइए आप। किसी एक लड़का को नौकरी लगा हो वार्ड में, देखिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गरीब आदमी का नौकरी लगा है। किस लिए हुआ? सरकार किस लिए बना? सरकार बना के क्या फायदा हुआ लोगों को? टीएमसी की तरफ से बार-बार उम्र को मुद्दा बनाया। अरे भाई उम्र जो है, प्रदीप दा का उम्र 85 साल, एक अनुभव है। ज़्यादा जिसका उम्र होता है उसका अनुभव होता है। तो उनका अनुभव है, कई बार सांसद विधायक मंत्री रहे हैं, तो उनका एक अनुभव है। 54 नंबर वार्ड के प्रदीप भट्टाचार्य को आराम करना चाहिए। अरे यार बार क्यों से बुलवा रहा हूँ? आराम करना चाहिए, अभी उनको आराम करना। आराम तो अब दीदी को ही करना चाहिए, क्योंकि दीदी को लोग जान गए हैं। दीदी को ही आराम करना चाहिए, दीदी को आराम करना चाहिए। सर, दिल्ली में चोट है, अंदर से हो या बाहर से हो, दिल्ली में चोट है, अब बंगाल में चोट है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, कहीं चोट नहीं है। वो चोट जो है, वो लोग बोल रहे इंडिया जोट पे। आप लोग खुद समझिए, आप लोग पत्रकार हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया जोट है। इंडिया जोट पे कैसे हैं? अगर वो इतना ही उनका है तो उनको बोलिए, मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाइए कि ये सीट जो है प्रदीप भट्टाचार्य के लिए छोड़ दें। कि प्रदीप भट्टाचार्य उनके भी, ममता बनर्जी के भी गुरु रहे हैं। जब उनका राजनीति में जन्म नहीं हुआ था उस समय 72 में मंत्री बन गए थे प्रदीप भट्टाचार्य। तो एक सीट जो है उनके लिए छोड़ देना चाहिए। ये जो भी कहा है कि कुरान खत्म हो जाएगा, बाइबल, कितना दुखद बात है। एक चीफ मिनिस्टर जो है और ममता मोदी और दीदी दोनों का आप देखिए, ये नाम से आप बकते रहते हैं। ये लोग, इनको कोई भी किसी धर्म के प्रति कोई इनका कोई ये नहीं है। आज सारे धर्मों के लोगों को, मुस्लिम भाई को बोलना है कि कुरान खत्म हो गया, क्रिश्चियन को बोलना है कि बाइबिल खत्म हो गया, हिंदू को बोलना है कि रामायण खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा जो परियोजना है कन्याश्री, गंगोश्री, रूपोश्री, वो खत्म नहीं हुआ। कितना दुर्भाग्य है। ऐसे लोगों को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मिलकर जमानत जब्त कर देना चाहिए।